आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ वाली वीडियो में आज मैं 8 अगस्त की करंट अफेयर्स आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। 8 अगस्त की करंट अफेयर थोड़े से लेट अपलोड किए इनसाइट ने। मैं अभी 10 अगस्त की मॉर्निंग को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये 9 अगस्त की इवनिंग को रिकॉर्ड हुए थे। 9 अगस्त को संडे था तो उसकी कोई न्यूज़ नहीं आएगी। आज मंडे है, 10 अगस्त है। आज शाम को जो न्यूज़ आएगी वो मैं कल सुबह 11 अगस्त की मॉर्निंग को अपलोड करूँगा। जो लोग पहली बार इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं, पहली बार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि जो नीचे का प्रीलिम स्पेसिफिक सेक्शन होता है, इसको मैं डेली वीडियोज़ में कवर नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज़ बना रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। जनवरी 2020 से लेकर और जिस मंथ में मैं उनको अपलोड करूँगा तब तक की पूरी सीरीज़ एक साथ आएगी। पूरे मंथली कंपाइलेशन में सारे प्रीलिम स्पेसिफिक एक साथ आ जाते हैं, बैक टू बैक। उनको एग्ज़ाम से जस्ट पहले रिवाइज़ करके जाना आसान होता है। सेम चीज़ विजन के साथ भी होती है। विजन की मंथली कंपाइलेशन में लास्ट में ना शॉर्ट न्यूज़ आती हैगी। उन सब का भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगा मंथ वाइज। तो पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम से तकरीबन 1 महीना पहले आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जाना आसान हो। और रही बात इनसाइट की जो मंथली करंट अफेयर्स का, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके मंथली करंट अफेयर्स का हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके मंथली करंट अफेयर में वही डेली वाली न्यूज़ को ही सिर्फ सीक्वेंस चेंज करके पेपर वाइज और उसके मंथली कंपाइलेशन बन जाता है। तो यही प्लेलिस्ट रहेगी। आपको जब भी मंथली कंपाइलेशन देना आप इन्हीं वीडियोज़ को देख सकते हो। और इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल वीडियो सीरीज़ में नहीं बनाऊँगा। ठीक है, 8 अगस्त को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले 7 अगस्त का रिविज़न कर लेते हैं। 7 अगस्त को हम लोगों ने 7 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था। पहला टॉपिक था हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर। उनके रिगार्डिंग एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर की 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि 7 अगस्त 2020 को थी। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव भी बोलते हैं, जिनको इंडिया का पहला नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, उनके नेफ्यू थे। और स्वदेशी वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंडियन आर्ट को बहुत सपोर्ट किया था। इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को इस्टेब्लिश करना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को इस्टेब्लिश करना, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है उसको अपोज करना और इंडियन स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट करना, प्रमोट करना। मुग़ल और राजपूत की पेंटिंग्स को इन्होंने मॉडर्नाइज़ किया था। हिंदू फिलॉसफी को लेकर इनके बहुत सारे काम किए गए थे। इन्होंने चाइनीज़ और जापानीज़ की जो कैलीग्राफिक ट्रेडिशंस थे उनको अपने स्टाइल में इंटीग्रेट किया था। इसके अलावा इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स थी, जैसे भारत माता, पासिंग ऑफ शाहजहाँ, माई मदर, फेरीलैंड इलस्ट्रेशन, जर्नीज़ एंड। लिटरेचर के अंदर देखें तो ये बहुत ही प्रोफिशिएंट और अकम्पलिश राइटर थे। इनके कुछ पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स थे जैसे कि बुदो आंग्ला, खिरेर पुतुल, ये सारे के सारे चिल्ड्रन के लिटरेचर के रिलेटेड थे। अगर हम थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल पॉइंट ऐड करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उनकी हेल्प की थी विलियम रॉथनस्टेन ने। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने एक अरेबियन नाइट की सीरीज़ की पेंटिंग चलाई थी। ये मैंने आप लोगों को पिछली न्यूज़ में बताया था, इसका ध्यान रखना। ये अरेबियन नाइट सीरीज़ की पेंटिंग्स थी। फिर हम लोगों ने बात की थी जापान ने 75th एनिवर्सरी मनाई है जब वहाँ पर हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुई थी। 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने लिटिल बॉय करके एटम बॉम्ब गिराया था। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी के अंदर फैट मैन करके एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। यहाँ से कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग ऑलमोस्ट हो गई थी। यहाँ पर जापान ने सरेंडर किया था और उस रेडिएशन के जो एटॉमिक बॉम्ब थे उसके इम्पैक्ट आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं। और उसके काफ़ी दिनों बाद तक वहाँ पर ब्लैक रेन हुई थी जिसके अंदर बहुत सारा पॉल्यूटेड मटेरियल था जो एयर से ड्रॉप होता था। यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग क्यों की थी, बॉम्ब को किसने डेवलप किया था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर हुआ था, ओपनहाइमर ने किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनकी लाइफ की बहुत बड़ा रिग्रेट है कि उन्होंने इस तरह की चीज़ को इनोवेट किया है। ये मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग। एक्सिस पावर्स कौन थी, एलाइड पावर्स कौन थी, कॉजेज़ क्या थे हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के, उसके और इम्पैक्ट क्या हुआ था उसके बाद में। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि पर्ल हार्बर के ऊपर क्या हुआ था, मिडवे आइलैंड, सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया था। जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, उनको रिसेंटली नया कैग अपॉइंट किया गया है। कैग जो होती है एक पोजीशन होती है, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं इंडिया के। ये हमारे इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 148 से 158 में इनको मेंशन किया हुआ है।
प्लस में इनके पास एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, पार्ट 5 चैप्टर 5 के अंदर इनको मेंशन किया हुआ है। पब्लिक पर्स के ये गार्जियन होते हैं, और जो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में और लॉ ऑफ द पार्लियामेंट्स के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो इनके तहत की जाती है। इनका बेसिक काम होता है कि ऑडिटिंग करना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की, फंड्स की ऑडिटिंग करना। इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, और उसके बाद ये 65 ईयर्स की एज तक या फिर 6 ईयर तक का मैक्सिमम ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करना, उसके बाद कंटिजेंसी फंड को ऑडिट करना, ये सारे के सारे इनके कुछ काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सारी की सारी डिटेल में बता दी थी। फाइनली अपनी ऑडिटिंग के बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और स्टेट लेवल के ऊपर ये अपनी रिपोर्ट को गवर्नर को सबमिट करते हैं। कैग और पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 2 तरह की कमेटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी जो है एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसके किस तरीके से फ्रेंड होते हैं, गाइड होते हैं, फिलोसफर होते हैं, इस पर हम लोगों ने बात की थी। इनका जो टेन्योर है वो बहुत सिक्योर होता है, और इनका कोई भी बेसिकली इनकी आफ्टर दिस कैग पोजीशन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी सैलरी और इनकी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती हैं, और वो कभी भी इनके डिसएडवांटेज की तरफ नहीं जा सकती हैंगी। यानी कि इनकी सिलेक्शन होने के बाद इनकी आप सैलरी और इनके अलाउंसेस को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। प्लस में इनके सैलरी वगैरह और बाकी कंडीशंस को पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इनके डिपार्टमेंट की जो सारी फंडिंग होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। मैंने आपको तीनों टाइप के फंड्स दिखा दिए थे अच्छे से, और फिर भी कभी न्यूज़ में आएगा तो दोबारा भी बता दूंगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा है उसको चैलेंज को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक 5 जज बेंचेस के पास भेजा था कि क्या उन्होंने जो ये 10% का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा लगाया है क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये इनवैलिड है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो खुद अपने आप एक कैप लगा रखा है कि हम लोग एजुकेशन, जॉब और इन सब के अंदर 50% से ऊपर कोटा नहीं देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 की, सुप्रीम कोर्ट के खुद के कुछ रूल्स थे, और इशू क्या था आर्टिकल 15-16 के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। सेंटर ने अपने आप को कैसे डिफेंड किया है कि वो क्यों देना चाहता है इन लोगों को, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कितने टाइप के जजेस हो सकते हैं। पहले 9 जजेस भी थे, कुछ बेंचेस में स्पेशल केसेस क्या होते हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन क्या होता है, इन सब पे बात की थी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर रिजर्व बैंक ने एक असाइन किया कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको उन्होंने लैंडिंग यानी कि उनको लोन वगैरह देने के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें बेसिकली स्टार्टअप सेक्टर को उन्होंने ऐड करने की बात की हैगी। इस मूव से फ़ायदा क्या होगा कि स्टार्टअप सेक्टर को अब क्रेडिट लेने में, लोन लेने में आसानी हुआ करेगी। और आरबीआई ने कहा है कि 40% जो टोटल नेट बैंक क्रेडिट होगा वो डायरेक्ट इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को एडवांस में चला जाएगा। इसमें उन्होंने वेरिएशन बताई थी। प्राइवेट सेक्टर कैटेगरीज के अंदर क्या कुछ होते हैं, ये 8 चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी। देन वी टॉक्ट अबाउट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत जो फंडिंग है स्टार्टअप्स के और जो इनोवेशन और एग्रीप्रेन्योरशिप की, ये एक कंपोनेंट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 2020-21 के तहत। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी इस कंपोनेंट के बारे में। एग्रीप्रेन्योरशिप यानी कि जिस तरीके से हम लोग स्टार्टअप में बात करते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर के फील्ड में उसी चीज़ को एग्रीप्रेन्योरशिप का नाम दे दिया गया है। वहाँ पर उनको कुछ स्टाइपेंड वगैरह देने की बात की गई थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने स्कीम के बारे में जब बात की थी 2007 में स्टार्ट की गई थी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कैसे इंक्रीज़ करना है, और एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी RKVY रफ्तार। RKVY तो हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गया। रफ्तार होता है रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। फिर हम लोगों ने उसके मेजर जो एम्स थे उनके बारे में बात की थी, फंडिंग के बारे में बात की थी। सिंस ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो मैंने आपको दोनों टाइप की स्कीम्स के बारे में बताया था। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं, एट्सेट्रा। सुनामी रेडी की अगर हम बात करें तो ओडिशा को एक माइलस्टोन मिला है जहाँ पर यूनेस्को IOC ने उनको सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ में ऐड कर दिया गया है। सुनामी रेडी का मतलब क्या होता है कि उनकी कम्युनिटी की परफॉर्मेंस बेस्ड एक प्रोग्राम होता है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा, किस तरीके से किस पर्टिकुलर रीजन ने अपने आप को सुनामी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। इसी कुछ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ताकि हम लोग कहीं ना कहीं जो भी लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, सुनामी जैसे डिजास्टर के कारण उन सबको रिड्यूस कर सकें। फिर IOC के बारे में देखा था, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था और क्या कुछ होता है। यहाँ पर रिवीजन पूरी होती है। 8 अगस्त को हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। पहला है पिंगली वेंकैया, सेकंड है ट्राइफेड, थर्ड है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, फोर्थ है जो इटालियन मरीन केस था उसके अंदर ये बोला गया है कि उसको ट्रायल को क्लोज किया जाए और विक्टिम्स जो है उनको कंपेंसेशन दिया जाए। फिफ्थ इज़ फूड सिक्योरिटी विजन प्राइज़ 2020 किसको मिला है या फिर मिलेगा। और सिक्स्थ है हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल
व्हीकल पॉलिसी, एंड 7th है लेपर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक की क्या स्टडी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Pingali Venkaya, this topic is covered under GS paper 1 in the modern Indian history from about the middle of the 18th century until present। उसमें क्या क्या significant events थे, personalities involved थे और क्या कुछ issues थे। कंटेक्स्ट क्या है, पिंगली वेंकैया जी का बर्थ एनिवर्सरी था अभी 2 अगस्त को। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनको झंड वेंकैया भी बोला जाता था। पिंगली वेंकैया कौन थे? देखो, वो एक फ्रीडम फाइटर थे और हमारे इंडियन नेशनल जो फ्लैग है ट्राई कलर, उसके डिज़ाइनर भी थे। ठीक है, जो आज हम लोग फ्लैग देखते हैं अपना, वो उनके डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है। हमारे इंडियन फ्लैग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, 1918 से लेकर 1921 तक वेंकैया जी ने एक इशू रेस किया था कि हमारे पास एक खुद का फ्लैग होना चाहिए। जब भी वो किसी कांग्रेस के सेशन में बैठते थे तब वो इस इशू को रेस करते थे। उस समय वो आंध्रा नेशनल कॉलेज के, जो कि मछलीपट्टनम में था उस समय के, वहाँ पर एक लेक्चरर के तहत काम कर रहे थे। वो महात्मा गांधी जी से एक बार मिले थे विजयवाड़ा में और उन्होंने अपनी पब्लिकेशन दिखाई थी, बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाए थे अपने फ्लैग के। इस बात को एक्नॉलेज करते हुए कि नेशनल फ्लैग होना चाहिए, गांधी जी ने उनसे पूछा, वेंकैया को पूछा कि अपने डिज़ाइन को एक बार दोबारा से फ्रेशली डिज़ाइन करें और जो नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होगी 1921 के अंदर, वहाँ पर प्रेजेंट करें। इनिशियली वेंकैया जो डिज़ाइन लेके आए थे उसमें सैफरन और ग्रीन कलर्स थे, लेकिन बाद में लेटर वो इवॉल्व हुए और उसमें एक स्पिनिंग व्हील सेंटर में हम लोगों ने ऐड किया था और एक तीसरा कलर वाइट था जो उसको ऐड किया गया था। लाला हंसराज सोंदी ने सजेस्ट किया था कि एक स्पिनिंग व्हील ऐड करना चाहिए। वो दिखाएगा कि किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट इंडियंस हैं वो अपनी क्लोथिंग को लोकल फाइबर से खुद ही स्पिन करते हैं। इस फ्लैग को ऑफिशियली हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर के द्वारा 1931 में। प्रीलिम्स लिंक की अगर बात करते हैं तो एंग्लो बॉयर वॉर क्या है, व्हेन वाज द फ्लैग डिजाइंड, एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैन्युफैक्चर होता है नेशनल फ्लैग इन इंडिया, देखते हैं। एंग्लो बॉयर वॉर के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉयर रिपब्लिक क्या होते हैं। इसको हम लोग कई बार बॉयर स्टेट्स भी बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्नमेंट रिपब्लिक्स थे जो लास्ट हाफ था हमारे 19th सेंचुरी का, और इनको क्रिएट किया था डच स्पीकिंग इनहेबिटेंट्स ने। ठीक है, ये जो वो एरिया दिख रहा है आपको, इनको बोला जाता था बॉयर रिपब्लिक, और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है इनको बोलते थे ग्रीका स्टेट। ठीक है, और ये इनहेबिटेंट्स थे केप कॉलोनी के और उनके डिसेंडेंट्स से। वेरियसली नेम थे इनके, ट्रैक बोर्ड्स बोलते थे, बोर्स बोलते थे, वूड ट्रैकर्स बोलते थे। मेनली मिडल, नदन और नॉर्थ ईस्टर्न, जो ईस्टर्न पार्ट थे ना, जिसको आज के डेट में वो लोग साउथ अफ्रीका बोलते हैं, वहाँ पर 2 बॉयर रिपब्लिक्स थे, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो थे अफ्रीकन रिपब्लिक, जार और ट्रांसवाल। ये नाम आपको थोड़े से याद होने चाहिए, आपको जो मैं वॉर के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा समझना आसान होगा। एक था ऑरेंज फ्री स्टेट। The republics did not provide separation of church and states, and initially only the Dutch Reformed Church and then also other churches जो कि Calvinist Protestant tradition के थे, ये अलाउ किए गए थे। Republics came to an end after Second Boer War। मैं आपको फर्स्ट बॉयर वॉर के बारे में बताऊंगा, सेकेंड बॉयर वॉर के बारे में बताऊंगा। सिंपल आइडिया अगर बताऊँ ना, वॉर ये क्यों हुए थे। ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपैंड करना चाहते थे इन एरिया के अंदर। कहीं ना कहीं उनको दिख रहा था कि यार ये लोग एरिया, वही इंडिया में भी था ना, अपने आप को स्टैब्लिश करके रखना चाहते रहे, तो ये वॉर हुए थे। इनके कुछ सिंपल कॉजेज़ थे। देखो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर कवर होता है। अभी इसमें दे दिया है कि पिंगली वेंकैया वाले टॉपिक के अंदर। आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसे क्वेश्चन बीच में डाल दिए जाते हैं, बट ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा अदरवाइज। ये फर्स्ट बॉयर वॉर या फिर आप इसको फर्स्ट फ्रीडम वॉर का नाम दे सकते हो, 1880 से 1881, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो बॉयर वॉर या फिर ट्रांसवाल वॉर या फिर ट्रांसवाल रिबेलियन। ये एक वॉर था जो कि 16 दिसंबर 1880 से लेकर 23 मार्च 1881 तक यूनाइटेड किंगडम और जो बॉयर्स थे हमारे ट्रांसवाल के, जो कि साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक था, जिसको हम, जो कि उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर माना जाता था, इनके बीच हुआ था। वॉर के कारण क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने एक्सीड कर लिया था और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उनके सेकेंड रिपब्लिक का। सिचुएशन क्या थी, 19th सेंचुरी के अंदर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पर ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करते थे कि वो एक सिंगल यूनिफाइड स्टेट वहाँ पर इस्टेब्लिश करें, और बहुत बार वो चाहते थे कि वो लेस टेरिटरी को कंट्रोल कर पाएँ। 3 प्राइम फैक्टर्स थे जिन्होंने इस ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन को सदर्न अफ्रीका के अंदर फ्यूल किया था, फायर अप किया था।
पहला उनका डिज़ायर था कि वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना चाहते थे जो पास करते थे केप ऑफ गुड होप से। केप ऑफ गुड होप आप लोगों को पता होगा अफ्रीकन मैप के अंदर, जहाँ से अफ्रीका के बिल्कुल बॉटम पार्ट के अंदर, जहाँ से पोर्तुगीज़, डच और ब्रिटिशर्स सब के सब होके इंडिया की तरफ आए थे। जो डिस्कवरी थी, फिर कुछ डिस्कवरी हुई थी 1868 के अंदर। ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स मिले थे डायमंड के, किम्बरले के आसपास, और जो जॉइंट बॉर्डर थे साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के, जिसको ब्रिटिशर्स ट्रांसवाल बोलते थे, एंड जो ऑरेंज फ्री स्टेट था और जो केप कॉलोनी थी। उसके बाद 1886 में ट्रांसवाल गोल्ड रश था। जो रेस थी अगेंस्ट अदर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, वो भी एक जनरल रीज़न बन गई थी कि किस तरीके से अफ्रीका के अंदर ये लोग अपनी कॉलोनीज़ को एक्सपेंड करना चाहते थे। कुछ और पोटेंशियल कॉलोनाइजर्स थे, जैसे कि जो पोर्तुगीज़ एम्पायर था वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे थे, जिसको हम लोग मॉडर्न डे अंगोला बोलते हैं, ठीक है। और जो आज की डेट में मोजाम्बिक है, उसको उस टाइम पोर्तुगीज़ ईस्ट अफ्रीका का नाम दिया गया था, और पोर्तुगीज़ गिनी, केप वर्डे वेस्ट अफ्रीका के अंदर, ये सारे रीजन थे पोर्तुगीज़ ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे थे। जर्मन एम्पायर की हम अगर बात करते हैं तो आज की डेट में जो नमीबिया है, प्लस में आज की डेट में जो तंजानिया है, एंड जो कैमरून है, टोगो है, ये सारे के सारे वहाँ पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के अंदर आते थे। फर्दर नॉर्थ की बात करते हैं तो किंग लेपर्ड II जो कि बेल्जियम थे, उन्होंने कंट्रोल किया था एक एरिया सेंट्रल अफ्रीका के अंदर जो कि कॉन्गो फ्री स्टेट था, जिसको मॉडर्न डेट में हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी बोलते हैं। इसी तरीके से फ्रेंच का कुछ एक्सेस था, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें तो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था ट्रांसवाल को 1877 में, एंड रिप्रेजेंटेड वन ऑफ देयर बिगेस्ट इनकर्जन इनटू साउदर्न अफ्रीका। लेकिन कुछ दूसरे एक्सपेंशंस भी हुए थे, और इसी सब को लेकर ध्यान में रखते हुए ये वॉर हुआ था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था फर्स्ट एंग्लो बॉयर वॉर। एंग्लो वर्ड जहाँ पर आता है समझ जाना वहाँ पर ब्रिटिशर्स का इंक्लूजन है। देन कम्स सेकेंड बॉयर वॉर। सेकेंड बॉयर वॉर हुआ था 11 अक्टूबर 1899 से 31 मई 1902 को। ये लड़ा गया था ब्रिटिश एम्पायर के बीच और जो दो इंडिपेंडेंट बॉयर स्टेट्स थे, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक जिसको रिपब्लिक ऑफ ट्रांसवाल भी बोलते थे, और ऑरेंज फ्री स्टेट के बीच में। पॉइंट क्या था, ओवर द एम्पायर्स इन्फ्लुएंस इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका के अंदर एम्पायर में किसका इन्फ्लुएंस होगा। ट्रिगर ऑफ द वॉर वाज द डिस्कवरी ऑफ डायमंड्स एंड गोल्ड इन द बॉयर स्टेट्स। जब देखो हर एक वॉर का कोई ना कोई एक इमीडिएट कॉज ज़रूर होता है, तो इस केस में जो इमीडिएट कॉज था वो था कि बॉयर स्टेट्स के अंदर डायमंड्स की डिस्कवरी होना, प्लस द वॉर को हम लोग बॉयर वॉर बोलते हैं, एंग्लो बॉयर वॉर बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन वॉर भी बोलते हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर जो बॉयर अटैक्स थे सक्सेसफुल थे, ऑल्दो जो ब्रिटिश री इन्फोर्समेंट्स थी उन्होंने बाद में इस चीज़ को रिवर्स कर दिया था। री इन्फोर्समेंट्स का मतलब ही होता है जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो आप उसको दोबारा से इन्फ्यूज़ करते हो। जैसे अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर की बात करें तो मान लो इंडिया के पास अगर सोल्जर्स की कमी पड़ती है तो इंडिया री इन्फोर्समेंट्स मंगवाता है। फिर ये कुछ सालों तक चलता रहता है इनका वॉर, जिसमें बॉयर गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को भी यूज़ किया गया था, अंटिल हार्श ब्रिटिश काउंटर मेजर्स एंड इंक्लूडिंग अ स्कॉर्च हेड अर्थ पॉलिसी ब्रॉट द बॉयर्स टू टर्म्स। यानी कि जो बॉयर्स थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर तक की टेक्निक को यूज़ कर रहे थे। फिर ब्रिटिशर्स एक स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी लेके आते हैं, फिर कहीं ना कहीं बॉयर्स को सरेंडर करना पड़ता है। एक क्वेश्चन था हमारे पास प्रीलिम्स लिंक के अंदर कि इंडियन फ्लैग को मैन्युफैक्चर कौन करता है, दूसरा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब इसको अडॉप्ट किया था। तो देखो 22 जुलाई 1947 यानी कि 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। ये आपको क्यों याद होना चाहिए, क्या ये सवाल पूछा जाएगा? बिल्कुल, पॉलिटी के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वहाँ मेंशन भी है आपके लक्ष्मीकांत बुक के अंदर। और इस तरह के सवाल पॉलिटी के सेक्शन से बहुत आते हैं, बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए इस तरह की डेट्स वगैरह। फिर हम बात करते हैं कि इंडियन फ्लैग के मैन्युफैक्चरिंग का राइट्स वगैरह का। इस फ्लैग को मैन्युफैक्चर करता है KKGSS। KKGSS क्या है? ये कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है, ठीक है। इसका काम है, इसको जो हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है KKGSS को। ये सोल मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है इंडियन फ्लैग का पूरी कंट्री के अंदर। हमारे पास 100 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं और 100 वीवर्स हैं एम्प्लॉयड हैं इस फ्लैग को बनाने के लिए। जो क्लॉथ रिक्वायर्ड होता है फ्लैग के लिए उसकी सोर्स होती है KKGSS की यूनिट है बागलकोट में, और इसको 3 लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक लॉट को डाई किया जाता है 3 मेजर कलर्स के साथ जो कि इंडियन फ्लैग के हैं। डाइंग के बाद क्लॉथ को कट करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड साइज़ और शेप होता है हमारे ब्लू चक्र का, उसमें 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स जो होते हैं उनको प्रिंट किया जाता है वाइट क्लॉथ के ऊपर। फाइनली जो 3 पीसेज होते हैं इनको स्टिच करते हैं एक साथ इंडियन फ्लैग को बनाने के लिए। 60 जापानीज स्विंग मशीन्स का यूज़ करते हैं उसकी प्रिसीजन के लिए और उसकी स्टिचिंग के लिए।
अगर हम लोग फ्लैग्स जो हैं वो 9 साइजेस के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट में भी दिखा दूंगा, चलो वहीं देख लेते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फ्लैग कोड, स्पेशल डे जैसे कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर हर एक इंडियन जो है फ्लैग को फ्लाई करना चाहता है, यानी लहराना चाहता है। स्कूल में हो गया, घर में हो गया, वर्क प्लेस में हो गया। 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि एक नेशनल फ्लैग को फ्रीली रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ फ्लाई करना हर एक सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है और देयर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस एलिजियंस एंड फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स फॉर द प्राइड ऑफ द नेशन। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ना, ये कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, किस तरीके के आप इंडियन फ्लैग को के कंटेक्स्ट को यूज़ करोगे, कैसे इसका प्रॉपर यूज़ करना है, इसको डिकम्पोज कैसे करना है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हो। तो इन स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने 1968 में क्रिएट किया था, बाद में इसको अपडेट किया गया था 2002 में, 2008 में। 2002 में जो इंडियन फ्लैग कोड था, हम लोगों ने इसको मर्ज कर दिया था, किसके साथ, नाम ध्यान रखना, प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2005 के साथ मर्ज कर दिया था। इसके साथ कुछ इसमें पार्ट्स हैं फ्लैग कोड के, ठीक है। ये देखो, ये 9 डायमेंशंस हैं इसके, ठीक है। 9 डायमेंशन ये मिलीमीटर में होते हैं, इन्हीं 9 डायमेंशंस के अंदर आपको फ्लैग मिलेगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यही हैं। फिर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, अलग अलग तरह के कोड्स हैं, कहाँ कहाँ कैसे पर यूज़ करना है, हाफ मास्ट कब कब कर सकते हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ज़रूर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पार्ट 1 के अंदर फ्लैग कोड के हम लोगों ने इसके डायमेंशन और डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया हुआ है। इंडियन ट्राइकलर फ्लैग जो है उसमें 3 इक्वल रेक्टेंगुलर बैंड्स होने चाहिए, सेफरन टॉप पे होगा, वाइट मिडल में, ग्रीन बॉटम पे। लेंथ और हाइट का जो रेशियो होगा वो हमेशा 3:2 रहेगा। आप लोग अगर इन डायमेंशंस की बात करोगे ना, नीचे देखोगे तो ये सारे के सारे जो डायमेंशंस के रेशियो सारे के सारे 3:2 हैं। 63 और 42 की बात करो तो ये भी 21 के हिसाब से 3:2 है। 3624 का तो 12 के टेबल से देखो, 6 के टेबल से देखो, 3 के टेबल से देखो, ये सारे के सारे जो रेशियो हैं सबके सब 2:3 के रेशियो में हैं। ऑलराइट, इसके बाद इन्होंने बात की थी कि जो डार्क ब्लू अशोका का चक्र होगा वो मिडल में होगा, 24 स्पोक्स होंगे उसमें। स्टैंडर्ड फ्लैग जो है वो हैंडस्पन होना चाहिए, कॉटन, सिल्क या फिर खादी से बना हुआ, ये स्टैंडर्ड फ्लैग होगा हमारा। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, डिस्प्ले कोड किस तरह से करेक्टली डिस्प्ले करना है, करेक्टली स्टोर करना है, डिस्पोजल करना है एक सिविलियन के कंटेक्स्ट के अंदर। इंडियन नेशनल फ्लैग को हमेशा एक डिस्टिंक्ट प्लेस के ऊपर सेट करना है और इसको एक ऑनरेबल पोजीशन के हिसाब से देखा जाना चाहिए। जब भी पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर इसको हम लोग होस्ट करेंगे तो नेशनल फ्लैग जो है वो सनराइज से लेकर सनसेट तक होस्ट किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो बात अलग है, वेदर कंडीशंस होते हैं तो बात अलग है। प्लस में इसको होस्ट करना चाहिए बहुत ही ब्रिस्क पेस के साथ और बहुत स्लोली इसको लोअर करना चाहिए। सेफरेंट बैंड जो हमेशा डिस्प्ले किया जाएगा टॉप के ऊपर, ठीक है, और जो वर्टिकल डिस्प्ले के केस में। और इन्वर्टेड पोजीशन में अगर आपने फ्लैग को डिस्प्ले किया है, यानी कि सेफरन साइड अगर डाउन में है, ये एक ऑफेंस है, इसके लिए पनिशमेंट हो सकती है। किसी भी तरह का डैमेज्ड और डिसहीव्ड फ्लैग को डिस्प्ले करना भी एक ऑफेंस है। नेशनल फ्लैग को किसी भी ओकेजन के ऊपर डिप नहीं करना चाहिए। आप नेशनल फ्लैग को कभी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, कपड़ों के तौर पर, रैप करने के लिए, लपेटने के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। प्लस में आप फ्लैग को फाड़ भी नहीं सकते, डैमेज नहीं कर सकते, जला नहीं कर सकते, किसी भी रिस्पेक्ट, किसी भी मैनर में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। प्लस में जब आपको फ्लैग को डिस्पोज करना होगा ये पूरे तरीके से होना चाहिए, प्राइवेटली करना चाहिए और प्रेफरेबली बर्न करके डिस्पोज करना चाहिए। प्लस में अगर आपने किसी तरीके का डिफेस किया है उस फ्लैग को, उसके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन किया, ग्राफिटी वगैरह किया है, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर, उन्होंने कुछ पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की थी। जब आप फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो फ्लैग पहला जो ऑफेंस होगा उसमें आपको प्रिजन हो सकती है 3 साल तक की और एक फ़ाइन, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब बार बार आपने अगर रिपीट किया कोई ऑफेंस को तो आपको इम्प्रिजमेंट जो पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजमेंट होगी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर तक हो सकती है। प्लस हमारे पास इसमें एक प्लेज भी है और बहुत सारे, उसके बाद पार्ट 3 भी है, मिलिट्री में कैसे यूज़ करेंगे, ऑडियंस के साथ, डिग्निटरीज के साथ, हाफ मास्ट कब करना है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे वरना हमारी वीडियो एक्सट्रीमली लेंथी चली जाएगी। बट यू मस्ट रीड दिस थिंग, ये आपको गूगल पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TriFed. This is covered under GS paper 2 in the statutory, regulatory and the various quasi-judicial bodies. न्यूज़ में क्यों है? अभी ट्राइफेड का रिसेंटली 33rd फाउंडेशन डे था जो कि 6 अगस्त 2020 को सेलिब्रेट किया गया था।
ट्राइफेड क्या है? एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका मैंडेट है जो हमारे इंडिया के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं प्लस में जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है यानी कि एमएफपी और एसएपी जिनको भी कलेक्ट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा, उन सब का डेवलपमेंट पे काम करना, उन सब की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करना, ठीक है, और उनका जो ट्रेड होता है ना उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। तो इसे हम लोगों ने सेटअप किया था 1987 के अंदर, 33 साल हो चुके हैं। प्लस में ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कंट्रोल के अंदर आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये एक ड्यूअल रोल प्ले करता है, एक मार्केट डेवलपर के तौर पर भी और एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी। यानी कि जो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उन लोगों को एम्पावर करना, उनको नॉलेज और टूल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करना, प्लस में किस तरीके से साइंटिफिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर उनकी मार्केटिंग अप्रोच को डेवलप किया जा सकता है, ये सारे के सारे इसके रोल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। प्लस में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होता है ट्राइफेड का, जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं उन लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कराने में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन उनको असिस्ट करती है किस तरीके से वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें, एक्सप्लोर करें, डेवलप मार्केट के तौर पर अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करें और प्लस में सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उनका प्रोडक्ट जाए। कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे ट्राइफेड ने, जैसे कि उन्होंने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान चलाया था। ये क्या था कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जब लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा था, तब ट्राइबल्स एरिया के अंदर जाके उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उन लोगों को सेफ़ रहने में, सिक्योर रहने में हेल्प करना, ये था वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। ठीक है, इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी, जहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्टिव मास्क, हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे कि सोप, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारी की नेसेसरी चीज़ें थी जो भी सेफ मैनर के अंदर उन लोगों को प्रोवाइड करने में हेल्प की थी। फिर आता है फोकस ऑन रीवैम्पिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएफपी फॉर एमएफपी। अच्छा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? देखो, जो ट्राइबल लोग होते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए प्रोडक्शन क्या हो सकती है कि पेड़ों के सीड्स निकाल लिए, फ्रूट्स निकाल लिए, लीव्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स होती हैं, ठीक है, कुछ बार्स होती हैं, कुछ रूट्स होती हैं, कुछ सीड्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं, ये सारे के सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की वुड होती है कि जो मार्केट में बहुत बिकती है कि ये सब होते हैं एमएफपी। ठीक है, तो ट्राइबल लोगों की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और उनके मिनिमम सपोर्ट को रिवैम्प करने के लिए ये वाला काम किया जा रहा होता है ताकि उनके प्रोड्यूस को एक मार्केट में एक इक्विटेबल प्राइस मिल सके। फिर एक ट्राईफूड स्कीम है। ट्राईफूड स्कीम जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड का। ट्राईफूड स्कीम के तहत सिंस ये एक इनिशिएटिव है फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी, तो जैसे एक हेरिटेज मोवर ड्रिंक है ना, इसको हम लोगों को पूरे कंट्री के दौरान मार्केटिंग करना था इसका। तो फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके, उनको पूरे के पूरे मार्केटाइज करने का काम था ट्राईफूड के अंदर। देन हमारे पास आता है टेक फॉर ट्राइबल्स। ये एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड का जिसको सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इसका एक एम भी है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इम्पार्ट करना उन ट्राइबल फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के रिगार्डिंग। और ये जो गैदर्स होते हैं ये एनरोल होता है प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंदर। वन और धन से वर्ड देखो, वन मतलब फॉरेस्ट, धन मतलब मनी इसके अंदर। टेक फॉर ट्राइबल्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, बहुत बड़ी स्कीम हो जाएगी। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में यही था कि किस तरीके से हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें और उसकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इम्पार्ट कर सकें। प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में ठीक है, ट्राईफूड स्कीम बता दिया, एमएसपी एमएफपी भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। वन धन श्रमिक दूरी जागरूकता, ये तो कोविड-19 का था। ट्राइफेड के बारे में तो पूरा का पूरा हम लोगों ने कर ही लिया है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या देखना था हमको, हाँ, प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस स्कीम को अंडर ट्राइफेड लॉन्च किया था 2018 के अंदर। इंटेंशन क्या थी, जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके इनकम के अंदर का एक वैल्यू एडिशन करना उनके ट्राइबल प्रोडक्ट्स के तहत, और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। वंदन स्कीम के अंदर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं ट्राइबल्स की, जहाँ पर उनके माइनर फूड प्रोड्यूसेस भी होते हैं और उनको हम लोग हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत वन धन विकास केंद्र इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को स्किल अपग्रेडेशन के बारे में बताया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ सेटअप की जाती हैं।
ये जो स्कीम है ये 4 लेवल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है। नेशनल लेवल के ऊपर नोडल जो डिपार्टमेंट है, नोडल का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेंट्रल लेवल के ऊपर ट्राइफेड आ जाता है। स्टेट लेवल के ऊपर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की स्कीम्स होती हैं स्टेट के द्वारा, प्लस में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो। यूनिट लेवल के ऊपर हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करते हैं 30 मेंबर्स के, जो एक वन धन विकास समूह मतलब ग्रुप बनाते हैं। जो लोकल वन धन विकास केंद्र थे इनको मैनेज करते हैं जो एक मैनेजिंग कमेटी के द्वारा जिसमें होते हैं वन धन एसएचजी के रिप्रेजेंटेटिव्स। यूनिट लेवल के ऊपर जो मेंबर होते हैं वन धन विकास समूह के, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है जो उनके प्रोडक्ट्स के अंदर एक वैल्यू ऐड करता है, जिसे वो कल जंगल से कलेक्ट करके लाते हैं। ट्राइबल्स को ट्रेन करते हैं सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के बारे में, कैसे कलेक्शन करना है, प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है। प्लस में इनके कुछ क्लस्टर्स बनाए जाते हैं ताकि इनको ट्रेडेबल क्वांटिटी प्रोवाइड की जाए और इनको फैसिलिटीज़ दी जाती है प्राइमरी प्रोसेसिंग की वन धन विकास केंद्र के अंदर। ये जो विकास केंद्र होते हैं इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए और ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए। प्लस में ये ट्राइब्स को हेल्प करते हैं कि कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ये बेस्ट पॉसिबल वे में एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री ऑफ द रोल ऑफ NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंटली एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेट किया गया था। है क्या? महात्मा गांधी जी को एक ट्रिब्यूट दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है ये पहले अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 10 अप्रैल 2017 को, जो कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन से हमारे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के। तो ये एक इनिशिएटिव है, एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए। इंस्टॉलेशंस जो हैं RS के उसमें कुछ ऑडियो विजुअल इमर्सिव शोज़ होंगे, इंटरेक्टिव LED पैनल्स होंगे, होलोग्राम बॉक्सेस हैं, इंटरेक्टिव गेम्स भी यहाँ पर। रोल एंड फंक्शन ऑफ RS के, इस केंद्र के रोल फंक्शन क्या होंगे? यहाँ पर फ्यूचर जनरेशंस को हम लोग बताएंगे कि हमारी क्या सक्सेसफुल जर्नी थी, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हम लोगों ने चेंज कैंपेन चलाया था। प्लस में ये कुछ कोर एलिमेंट शो करेगा जो हमारा मिशन था और जो हमारे एनेक्डोट्स थे, जो हमारी जर्नी रही थी सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। बहुत खूबसूरत पॉइंट है, नोट डाउन करके लिख लो, सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह करके। कहाँ कहाँ यूज़ करोगे? हेल्थ वाला कोई टॉपिक आ गया वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, क्लीनलीनेस में कर सकते हो, डेवलपमेंट में कर सकते हो, बहुत जगह कर सकते हो। प्लस में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे एजुकेशन के अंदर स्वच्छता के ऊपर और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर। प्रीलिम्स लिंक के अंदर यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए। टारगेट्स क्या अचीव किए हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में ये तो हो ही गया था। ODS ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस क्या है हमारे वेरियस स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का। मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्वच्छ भारत मिशन के, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव मुद्दा है, वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है इसके ऊपर। पहला था कि ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना, यानी कि खुले में शौच करने को पूर्ण रूप से भारत में ख़त्म कर देना। मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी इरेडिकेट करना। मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि जहाँ पर नालों को जो गटर्स वगैरह होते हैं उनको मैनुअली ह्यूमन बींग्स उसके अंदर जाके उनकी सफाई करते हैं, इसको एलिमिनेट करना, मशीन्स का यूज़ करना। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर मॉडर्न और साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। बिहेवियरल चेंजेस लेके आना हमारे हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के अंदर। अवेयरनेस जनरेट करना है सैनिटेशन के रिगार्डिंग और उसका क्या लिंकेज है पब्लिक हेल्थ के साथ। कैपेसिटी को ऑगमेंट करना यानी इंक्रीज़ करना ULBs में। ULBs होती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़। एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना कैपेक्स और ओपेक्स के लिए जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो। कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और ओपेक्स होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। 1 2 3 4 5 6 7 7 मिशन ऑब्जेक्टिव्स है, फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ से थे, यू शुड पुट देम एज इट इज। टॉकिंग अबाउट द टारगेट्स अचीव्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरियाज़ जो कि 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओपन डेफिकेशन फ़ी की बात करें तो 4167 सिटीज़ को सर्टिफाई किया गया था ओपन डेफिकेशन फ्री थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के थ्रू, यानी किसी और ने आकर उनको ODF डिक्लेयर किया था, गवर्नमेंट ने नहीं। 66 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे जबकि मिशन था सिर्फ 59 लाख का, यानी कि 7 लाख अबव द टारगेट। 5.9 लाख सीट्स होती कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। मिशन टारगेट था 5.09 का। 819 सिटीज़ को ODF प्लस सर्टिफाई किया गया है और 312 सिटीज़ को ODF प्लस। 2300 सिटीज़ ने अपलोड किया था मोर देन 557,000 PTs मैप्ड ऑन गूगल मैप्स, जो कवर करता है हमारे 50% इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन।
एंड ये बहुत सारा डेटा ही आपको सारा का सारा मालूम होना चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये सारे के सारे टारगेट अचीव किए थे, तो यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और नीचे सारे का सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की वेबसाइट से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। पीआईबी की वेबसाइट पर भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ओपन डेफिकेशन फ्री का जो स्टेटस है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का, इसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आई थी। तो 2 जनवरी 2020 का एक आर्टिकल है कि क्या रूरल इंडिया 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, जिस बेसिकली जो स्वच्छ भारत का डेटा है वो यही बताता है। तो इसके बारे में जानते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को जो विलेजेस थे 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में, उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था ओपन डेफिकेशन फ्री। जो इंडियन मैप है स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट के ऊपर, जो कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता रहता है ODF की प्रोग्रेस को, वो ग्रीन हो गया था और जो एंटायरिटी इंडिकेट कर रहा था कि उन्होंने अपनी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। लेकिन एक सर्वे रिलीज़ किया गया था उसके तकरीबन 1 महीने बाद नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा 2019 में, जिसका टाइटल था ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और हाउसिंग कंडीशंस इंडिया में क्या है। उस सर्वे ने क्लेम किया था कि सिर्फ 28% की अराउंड 28.7% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर अभी भी किसी भी फॉर्म के लैट्रिन टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। प्लस में उन्होंने कहा था कि 3.5% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस ज़रूर है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। डेटा के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी। एक सिग्निफिकेंट शेयर था रूरल हाउस होल्ड्स का स्टेट्स और यूटीज़ में, जिन्होंने डिक्लेयर किया था खुद को 100% ODF स्वच्छ भारत मिशन के तहत मार्च 2018 में। लेकिन वहाँ पर जो किसी भी टाइप के लैट्रिन्स वगैरह का एक्सेस नहीं हो पा रहा था, जिसको NSO के डेटा ने रिलीज़ किया था कुछ मंथ्स के बाद। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है जैसे कि विलेजेस थे जो थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि ये 100% ODF हो चुके हैं मार्च 2018 तक। लेकिन जो NSO का डेटा था अक्टूबर 2018 का, उन्होंने क्लेम किया था कि सिर्फ 75.8% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं गुजरात में, 78% महाराष्ट्र में और 65.8% राजस्थान में है, उनके पास किसी भी टाइप का कोई भी जो एक्सक्लूसिव लेटरिन्स यूज़ होते हैं हाउस होल्ड में, फिर कॉमन लेटरिन होते हैं हाउस होल्ड में बिल्डिंग के अंदर, उनका यूज़ अवेलेबल है। तो ये वेरिएशन चल रही थी। अब आपके ऊपर टॉपिक में ये नहीं पूछ रहा है कि NSO कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है स्वच्छ भारत के डेटा के साथ। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू, बेसिकली एथिक्स में भी आ सकता है कि अगर आप एक कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह आपने डेटा प्रेजेंट किया है लेकिन कोई एक थर्ड एजेंसी आती है और वो एक अलग डेटा प्रेजेंट करती है, तो हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। या फिर ये पूछा जा सकता है कि वायर इज देयर इज कॉन्ट्राडिक्ट बिटवीन द डेटाज ऑफ द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंदर। सो इशू क्या है, सो क्रिटिकली एनालाइज करो। इससे फर्दर पब्लिक के अंदर कैसा ट्रस्ट लूज़ होता है गवर्नमेंट का, और प्लस में क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वहाँ पर आप इसको एज एन एग्जाम्पल एक मॉडल की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ वी हैव इटालियन मरीन केस में विल क्लोज द ट्रायल ओनली आफ्टर विक्टिम्स कैन गेट हैफ्टी कंपनसेशन से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इटालियन मरीन केस था उस केस को हम लोग तभी डोमेस्टिकली हम लोग उसको तभी क्लोज करेंगे जब जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन, कुछ मुआवजा दिया जा चुका है। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। इटालियन मरीन केस है क्या, पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। हल्का सा इस मरीन केस का आपको आइडिया लगेगा तब आप समझ पाओगे कि क्या था। मैंने इस मरीन केस को 2 बार पिछले मंथ के अंदर जुलाई के अंदर पॉसिबली एक्सप्लेन किया था। इसके ऊपर ओवरव्यू देख लेते हैं। 2012 के अंदर 2 इटालियन मरीन्स ने कुछ शॉट्स फायर किए थे जब वो एक इटालियन वेसल के ऊपर थे जिसका नाम था एनरिका लेक्सी, जिसके कारण 2 इंडियन फिशरमैन की डेथ हो गई थी। और ये इंडियन फिशरमैन जिस वेसल के ऊपर थे उसका नाम था सेंट एंथनी। लेकिन जो फिशिंग वेसल था ना, ये इंडियन फिशिंग वेसल था, ये अपनी कंट्री के कॉन्टिजियस जोन में था और ये बहुत क्लियर था कि एक ऑफेंस है और एक वारंट जो अरेस्ट का था, प्रोसिक्यूशन का था अंडर डोमेस्टिक लॉ, वो एग्जीक्यूट किया गया था। इवेंचुअली जो मरीनर्स थे इटालियन मरीनर्स, उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में इन मरीनर्स को रिलीज़ कर दिया गया था इंडिया के द्वारा, इनको इटली भेज दिया गया था। उस समय पर इंडिया ने एक स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट को सेटअप किया जिसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ऐसा करो ताकि हम लोग इस जुरिसडिक्शन की एप्लीकेबिलिटी को चेक कर सकें। मीनवाइल जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है, इन्होंने इन्वॉक किया था सप्रेशन ऑफ द अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स प्लेटफॉर्म्स ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002। बताएंगे इसके बारे में।
ये जो डिस्प्यूट था दोनों कंट्रीज़ का कि कौन इनकी ट्रायल कर करेगा, ये मरीनर्स का फिर जाता है पीसीए के पास। पीसीए ने एक फाइनल डिसीजन दिया कि इनको एक इम्यूनिटी थी और इम्यूनिटी के कारण उन्होंने कहा कि इंडिया इनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं करेगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, इटली खुद इनके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलाएगा, लेकिन इन इटालियन मरीनर्स को इटली गवर्नमेंट के तहत कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब इंडिया की तरफ से केस को क्लोज़ करने की बात की जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक कंपनसेशन नहीं मिलेगा तब तक आपको इस केस को क्लोज़ नहीं करना है। एक बार मैं आप लोगों को पहले ये एनरिका लेक्सी केस शूटिंग से बड़ी तक इस टाइमलाइन के तहत दिखा देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। फरवरी 15, 2012 में इटालियन मरीनर्स जो एनरिका लेक्सिस के ऊपर थे, उनने 2 इंडियन फिशरमैन को शूट किया था और जो एक फ़िशिंग वेसल के ऊपर थे। यानी कि देखो उनका काम क्यों था, 2012 के आसपास ना इस अरेबियन सी के रीजन के अंदर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह के पास ना पायरेट जो थे ना वो बहुत एक्टिव हो रहे थे। तो हर एक कंट्री ने अपने कुछ कुछ वेसल भेजे हुए थे ताकि उस मरीन एरिया की निगरानी की जाए, वहाँ पर पायरेट से फिशरमैन्स वगैरह को और जो ट्रेडिंग बोट्स होते हैं इनको बचाया जाए, ट्रेडिंग शिप्स जो होते हैं। तो इटालियन मरीनर्स भी थे। इन्होंने क्या किया था कि इंडिया के कॉन्टिग्यूअस जोन के अंदर 2 फिशरमैन थे सेंट एंथनी के ऊपर, उनको भी फायर कर दिया था। इनको लगा था कि ये पायरेट्स है, लेकिन वो पायरेट्स नहीं थे, वो नॉर्मल फिशरमैन थे। ठीक है, फिर इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई थी। ठीक है, एनरिका लेक्सी को एस्कॉर्ट करके कोच्चि के पोर्ट पे लाया गया था और वहाँ पर इसको एंकर कर दिया गया था। 19 फरवरी 4 दिन बाद 2012 के अंदर इटालियन मरीनर्स को, जिनके नाम थे मैसिमिलियानो लतोरे और साल्वातोर गिरोने, इनको अरेस्ट कर लिया गया था कोच्चि के अंदर। 18 मई को तकरीबन 1 महीने के बाद 2012 में केरला की पुलिस ने इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की थी इन मरीनर्स के खिलाफ। 29 मई को, उसके तकरीबन 11 दिन बाद, केरला के हाई कोर्ट ने रूल किया था कि इनको अकाउंटेबल हेल्ड किया जाए इंडियन कोर्ट्स के अंदर और इनको किसी भी तरह की सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। अगले ही दिन 23 मई 2012 को मरीन्स को बेल मिल गई थी, ठीक है ना, राइडर के साथ, कि वो कोच्चि में रह सकते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद, केरला हाई कोर्ट ने अलाउ, केस चल रहा था, केरला हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि जो मरीन्स हैं ये इटली जा सकते हैं विजिट करने के लिए। 18 जनवरी को, तकरीबन 1 महीने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जो ट्रायल होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। फरवरी 22, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि जो मरीन्स हैं वो इटली विजिट कर सकते हैं 4 वीक के लिए। 11 मार्च 2013 को इटली ने अनाउंस किया कि जो मरीन्स हैं वो अब इंडिया लौट के नहीं आएंगे। 2 अप्रैल 2013 को मरीन्स जो थे वो इंडिया लौट के आते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, चैलेंज करते हैं कि इंडिया का जुरिसडिक्शन इस केस के ऊपर नहीं है। 26 जून 2015 को इटली ने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी अंडर यूएन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी। 24 अगस्त 2015 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने प्रिस्क्राइब किया कि जो दोनों पार्टीज़ हैं ये अपनी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड करें। 2 जुलाई 2020 को जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, पीसीए, उन्होंने रूल किया कि जो मरीनर्स हैं इनको इम्यूनिटी मिली हुई है नेशनल लॉज के तहत। इंडिया को कोई जुरिसडिक्शन नहीं है इस केस के ऊपर, इंडिया का कोई ट्रायल नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन जो फिशरमैन थे उनके तहत कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, प्लस में इनके ऊपर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो इटली गवर्नमेंट चलाएगी। ये बात हुई थी पूरी की पूरी। तो यहाँ से मैंने आपको पूरा मुद्दा समझा दिया है। अब हम ऊपर चलते हैं। अब बात क्या की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। जो सेंटर की प्ली थी वो इस केस को क्लोज करना चाहते थे 2 इटालियन मरीन्स के तहत जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा कि वो कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक उनकी विक्टिम की फैमिलीज़ की तरफ से इटालियन मरीन की तरफ से उनको कंपेंसेशन ना मिल जाए, मुआवजा ना मिल जाए। कोर्ट ने इंसिस्ट किया है कि वो क्लोज़ करेगा इनकी क्रिमिनल ट्रायल को इंडिया में तभी जब इनकी फैमिलीज़ को कुछ एक हैफ्टी और एडिक्वेट कंपनसेशन मिल जाएगा। बैकग्राउंड क्या था मैंने आपको बता दिया। 3 जुलाई को सेंटर कोर्ट में गया था कि इस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को क्लोज़ कर दिया जाए जो इटालियन मरीन्स के तहत था, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था जो रूलिंग्स आई थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत जो कि हेग में प्लेस्ड है। इसके कारण इंडिया को एंटाइटल है कि इंडिया को कुछ कंपेंसेशन मिलेगा, लेकिन इंडिया इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग ऑफिशियल इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं अंडर द इंटरनेशनल लॉज। ट्रिब्यूनल ने क्या कहा था, एक क्लोज हुआ था 3:2 की वोट के ऊपर। ट्रिब्यूनल ने रूल किया था कि जो इटालियन मरीन्स हैं इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है इटालियन स्टेट ऑफिशियल्स के तहत, जो कि यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज है। इसको लॉ ऑफ द सी भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी बोलते हैं, यूएन क्लॉज भी बोलते हैं।
टेकिंग नोट ऑफ दिस कमिटमेंट जो कि एक्सप्रेस बाय इटली ने एक कमिटमेंट किया था कि वो अपना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस इंसिडेंट के अंदर रिज्यूम करेंगे, अपनी कंट्री के अंदर करेंगे। तब ट्रिब्यूनल ने कहा कि इंडिया को अब अपना जुरिस्डिक्शन को सीज़ कर देना चाहिए। अपने कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक इन्होंने केस चला रखा है इंडिया ने इटालियंस के ऊपर, इसको इंडिया को सीज़ करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, क्योंकि इटली ने कमिट किया है कि वो अपनी कंट्री के अंदर इनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलाएंगे। अब क्या इशू है, जो अवार्ड है जिसको बेसिकली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो फाइनल जो वर्डिक्ट दिया है इस कन्फ्लिक्ट के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अगेंस्ट है 2013 के, वर्डिक्ट जो ये अपहेल्ड करता है कि जो अथॉरिटी है ना यूनियन ऑफ इंडिया की, वो किस तरीके से प्रोसिक्यूट करेगा मरीन्स को। एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि कॉन्फ्लिक्ट करता है हमारे डोमेस्टिक लॉ के साथ। नॉट इंडिया का जो रेटिफिकेशन है हमारा यूएन क्लॉज का, उसके साथ विदस्टैंड नहीं कर रहा है, और ये तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर ये इंडिया की लॉज के अंदर होता, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब क्या होगा, कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि हैफ्टी कंपनसेशन लो इटली से। कोर्ट ने ऑर्डर किया सेंटर को कि इनके जो विक्टिम की फैमिलीज़ हैं उनको 1 वीक के अंदर उनको इम्प्लीट करने को बोला है। ओवरव्यू क्या था मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। पीसीए की कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। यूएन क्लोज ओके, 87, 90, 100 यूएन क्लोज का, ठीक है, ये भी बता देंगे। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी क्या है, ओके। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये तो इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 253 क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, डिस्कस करते हैं सारे। जब हम बात करते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, तो बेसिकली ये एक ब्यूरोक्रेटिक कोर्ट है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक ट्रीटी के द्वारा 1899 के अंदर। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स के अंदर रेजोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सर्विसेज में बात करें तो आर्बिट्रेशन, यहाँ पर ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस के अंदर, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, एंटिटी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर कोई प्राइवेट पार्टी होगी। मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, पीसीए के जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ आर्बिट्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये लोग बाकी तरह के सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई पीसफुल रेजोल्यूशन होना है किसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट का, कोई मीडिएशन करना हो, कॉन्सिलिएशन हो, या फिर किसी तरह भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो तो भी। प्लस में ये लोग किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के अलावा फैक्ट फाइंडिंग और इंक्वायरी कमीशन बैठाना, किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स में, एंटिटीज़ में, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा किसी की रिक्वेस्ट आने पर किसी को अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ट्रिब्यूनल्स को जो कि किसी पर्टिकुलर सर्टेन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के अंडर होते हैं, उनको अपना सपोर्ट देना, जो भी इनके रूल्स होते हैं उनके विद इन रहकर ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी कॉम्पोजिशंस के बारे में, तो सिंस ये एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर सभी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिफरेंट जो इनकी पार्टीज़ होती हैं, जिन्होंने जो सब इनके पार्ट होते हैं पीसीए के, वहाँ से मेंबर सेंड किए जाते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो एज एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनका रोल होता है, और जो रूल्स होते हैं UNCIATRL आर्बिट्रेशन रूल्स के तहत। सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो बाकी आर्बिट्रेरी ऑफिसर्स को, मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। यूएन क्लोज या फिर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, इसको हम लोग लॉज ऑफ द सी कन्वेंशन या फिर लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स की बात करते हैं, जहाँ पर नेशंस के जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनका इकोनॉमिक जोन क्या है, कॉन्टिग्यूस जोन क्या है, मैरीटाइम अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते कन्वेंशन की, ये 1982 में कंक्लूड हुआ था, और इससे पहले एक क्वाड ट्रीटी हुआ करती थी 1958 से, कन्वेंशन ऑन द हाई सीज, उसको कंक्लूड करने के बाद यूएन क्लोज एनफोर्स में आया था 1994 के बाद। करेंटली इसमें 167 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इसके पार्टीज़ हैं। और इसकी लोकेशन की बात करें तो मॉन्टेगो बे, जमैका के अंदर ये लोकेटेड है। 60 रेटिफिकेशंस हैं, 157 सिग्नेटरीज़ हैं और 168 पार्टीज़ हैं। कंफ्यूज मत होना सिग्नेटरीज़ में और पार्टीज़ के अंदर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक सेंट्रल एजेंसी है जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स के तहत डील करती है, उनका काम उनसे डील करना होता है। सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इसको 2008 में क्रिएट किया गया था जब मुंबई में टेरर अटैक हुए थे। NIA का काम होता है टेरर केसेस को इन्वेस्टिगेट करना पूरी कंट्री के तहत बिना किसी स्टेट की परमिशन को लिए। इस एजेंसी का काम होता है ये टेरर ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, जो कि किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर कर सकते हैं, ऑफेंसेस कर सकते हैं, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के तहत।
ये फोर्स में आया था जब पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। इस एजेंसी का एम है, ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करके काम करती है, फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, 8 रीजनल ऑफिसेज हैं, हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं, एक IPS ऑफिसर होते हैं, प्लस में NIA की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट भी है जो ये मेंटेन करती है। आर्टिकल 253 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि चैप्टर 11 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डील करता है जो भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं सेंटर और स्टेट की। बेसिकली पार्लियामेंट को एक पावर प्रोवाइड करता है कि कहीं पर भी जहाँ पर इंडिया को कुछ ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन के तहत कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा तो वहाँ पर पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, स्टेट के रिगार्डिंग भी और सेंटर के रिगार्डिंग भी। ये पावर मिली हुई है 253 के अंडर। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इटलॉस, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल। इसको क्रिएट किया गया था जो 3rd यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ द सीज, उसके मैंडेट के तहत, और इसको हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हुई थी लॉ ऑफ द सीज की, जिसे साइन किया था हम लोगों ने मॉन्टेगो बे में, जमाइका के अंदर 10 दिसंबर 1982 को। बेसिकली जो कॉन्वेंशन है ये फोर्स में आया था नवंबर 16, 1994 को, और इसका एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होता है। जो भी ओशन का स्पेस होगा उसका यूज़ कैसे करना है, उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स होते हैं UN क्लोज के आर्टिकल 287 के अंदर, उसमें से ये वन ऑफ द 4 मैकेनिज़म्स है। ये बेस्ड है अभी हैम्बर्ग के अंदर जर्मनी में। प्लस में जो कॉन्वेंशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल इसने इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरीके की हम लोग सी बेड की माइनिंग कर सकते हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर नेशनल टेरिटरी की जुरिस्डिक्शन के होगा, और जो बियॉन्ड होगा उसकी टेरिटोरियल सी के तहत, जहाँ पर भी कॉन्टिग्यूस जोन्स होंगे और कॉन्टिनेंटल शेल्स होंगे। करंटली इसके 168 सिग्नेटरीज हैं, 167 स्टेट्स प्लस में यूरोपियन यूनियन। एक चीज़ जो हमसे पूछी गई है इसके अंदर कि UN क्लोज के आर्टिकल 87, 90 और 100। आर्टिकल 87 क्या बताता है, जो हाई सीज़ हैं वो ओपन है सभी स्टेट्स के लिए, या तो वो कोस्टल हो या फिर लैंड लॉक्ड हो। फ्रीडम जो है हाई सीज़ की वो एक्सरसाइज की जाएगी जो भी कंडीशंस लेट डाउन करेगा कन्वेंशन, और जो बाकी रूल्स होंगे इंटरनेशनल लॉ के। इसके अंदर हम लोग इंटर एलिया बोथ कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट्स के लिए कंप्राइज करते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा, ओवर फ्लाइट की फ्रीडम होगी, सबमरीन केबल्स और पाइपलाइंस आप ले डाउन कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आर्टिफिशियल आइलैंड्स या फिर बाकी इंस्टॉलेशंस जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर परमिटेड हैं, फिशिंग की फ्रीडम है, और इसके अलावा कुछ साइंटिफिक रिसर्च की भी फ्रीडम है। आर्टिकल 90 क्या बोलता है, हर एक स्टेट या तो वो कोस्टल है या फिर लैंडलॉक है, उसके पास राइट है कि वो शिप्स को सेल कर सकता है और उसके ऊपर अपना फ्लैग को फ्लाई कर सकता है हाई सीज़ के अंदर। आर्टिकल 100 इसका क्या बताता है, एज पर द आर्टिकल 100 ये ड्यूटी होगी कि उनको पायरेसी को रिप्रेस करने के लिए कोऑपरेट करना होगा, सभी स्टेट्स को कोऑपरेट करना होगा अपने फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक कि किस तरीके से पायरेसी को वो हाई सीज़ के अंदर रिप्रेस करने में हेल्प करते हैं। Now under GS पेपर 3 वी हैव फूड सिस्टम विजन प्राइस 2020। ये कवर होता है हमारा इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, PDS ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, उसके लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, प्लस में बफर स्टॉक्स के इशू, फूड सिक्योरिटी के इशू, टेक्नोलॉजी के मिशंस क्या हैं, इकोनॉमिक्स क्या है एनिमल रियरिंग की। इट इज़ एन इन्विटेशन फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब जो डेवलप करती हैं एक विजन ऑफ द रीजनरेटिव एंड नरिशिंग फूड सिस्टम, और प्लस वो एस्पायर करती हैं कि ऐसा एक विजन वो क्रिएट करेंगी, एक सिस्टम बनाएंगी फूड सिस्टम का 2050 तक। ये प्राइज़ का जो अवार्ड है ये एक कैश इंसेंटिव है $2 लाख का, ठीक है। इसे लॉन्च किया है USA के बेस्ड रॉकफेलर फाउंडेशन ने, उसकी पार्टनरशिप है 2 अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनका नाम है सेकंड म्यूज़ और ओपन IDEO 2019। फूड सिस्टम विजन क्या चीज़ है, ये एक स्टोरी है अबाउट फ्यूचर, किस तरीके से हम लोग फॉलोइंग 6 इंटरकनेक्टेड थीम्स को एड्रेस करेंगे। थीम्स हैं एनवायरनमेंट, डाइट, इकोनॉमिक्स, कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। न्यूज़ में क्यों है, जो रॉकफेलर फाउंडेशन है उन्होंने सेलेक्ट किया है इंडिया की नांदी फाउंडेशन को, जो कि हैदराबाद की बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द टॉप विजनरीज वर्ल्ड के अंदर फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज़ के लिए। नांदी को रिकॉग्नाइज किया गया था उनके आर्कोनॉमिक्स के लिए। आर्कोनॉमिक्स क्या होते हैं, ये एक नई इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है, एक मॉडल है इसका नाम है आर्कोनॉमिक्स, जो इंश्योर करता है कि फार्मर्स को उसका प्रॉफिट हो, क्वालिटी कंज्यूमर्स के लिए पूरे के पूरे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के तहत।
ये जो मॉडल है ये एक ट्रिब्यूट है ट्राइबल फार्मर्स जो थे कि अराकू रीजन के, उनके लिए फॉर अ वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है और लॉन्च की गई थी पेरिस के अंदर 2017 के अंदर, एज वेल एज जो हाई कार्बन लैंडस्केप का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उन्होंने किया था 955 विलेजेस के अंदर बाय प्लांटिंग 25 मिलियन ट्रीज़। नांदी को क्यों चूज़ किया गया है? जो सक्सेस है अराकूनॉमिक्स की अराकू रीजन के कारण, उसके कारण नांदी ने रेप्लिकेट किया था इस मॉडल को वहाँ के फार्मिंग कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए विलेजेस में, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा में है और बाद में न्यू दिल्ली। नांदी होप करता है कि वो अपने इस फूड प्रिंट को एक्सपैंड करेगा। कैसे? बाय क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ फार्म लाइवलीहुड्स। हाउ? बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर एग्रीकल्चर ओवर 1 मिलियन एकड़ दैट इज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ऑल्सो अराकूनॉमिक्स का जो मॉडल है वो फूड विजन 2050 तक लीड करता है, क्योंकि वो फॉलो करता है ABCDEH का फ्रेमवर्क, जिसकी सेंटरिंग होती है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स, फैमिलीज और ग्लोबल मार्केट्स, हेडस्टैंड्स और टर्निंग करंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द हेड। ABCDEFGH बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको अगर याद रहेगा तो आप किसी फूड रिलेटेड या फिर फार्मर रिलेटेड किसी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की आंसर राइटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो। अराकूनॉमिक्स क्या है? फूड सिस्टम विजन प्राइज अनाउंस्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? ऑल डन। नाउ वी हैव दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक पॉलिसी लॉन्च करेंगे। दिस टॉपिक इज़ कवर्ड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज। कंटेक्स्ट क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अपने कैपिटल के लिए। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट का एम है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं ताकि दिल्ली की इकोनॉमी को बूस्ट मिले, प्लस में नेशनल कैपिटल के अंदर पॉल्यूशन लेवल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। इस पॉलिसी के हाईलाइट्स क्या होंगे? पॉलिसीज़ का एम है कि 2024 तक 25% जो व्हीकल्स होंगे नेशनल कैपिटल में वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए, करंटली जो कि 0.29% है। गवर्नमेंट ने ये एम किया है कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी और जो रोड टैक्स है उनको हटा दिया जाएगा, प्लस में 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा उन व्हीकल्स को, जैसे कि 2 व्हीलर्स हो गए, ऑटो, ई रिक्शा हो गए, फ्रेट व्हीकल मतलब सामान ढोने वाले गाड़ियाँ, लेकिन जो कार वगैरह होंगी वहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट लो इंटरेस्ट लोन देगी जो भी कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल व्हीकल, ध्यान देना, लो इंटरेस्ट लोन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, यानी कि जो ट्रेड पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लस में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल क्रिएट किया जाएगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट सेटअप करेगी एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड। 200 चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे 1 साल के अंदर, ताकि ये इंश्योर करें कि एक 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर एक व्हीकल को चार्जिंग पॉइंट ईजिली अवेलेबल हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने विल गिव अ स्क्रैपिंग इंसेंटिव अंडर द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जो अपने टाइप का पहला होगा कंट्री के अंदर। यूथ को ट्रेन करेंगे ताकि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जॉब्स मिले, प्लस में लार्ज स्केल के ऊपर इस पूरी की पूरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। Now we have traffic study on leopards. This topic is covered under conservation related issues. Context क्या है? ट्रैफिक इंडिया ने एक पेपर रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है स्पॉटेड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के अंदर। ये एक पीक है उनका जो ऑनगोइंग पोचिंग और इलीगल ट्रेड है लेपर्ड्स इंडिया के अंदर। एक स्टडी है किस तरीके से सीज़ किया जाता है और किस तरह से मार दिया जाता है कॉमन लेपर्ड्स को, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस फुस्का। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, सीजर मतलब उनको एबडक्ट कर लेना, उनको पकड़ लेना। रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है? उन्होंने कहा था कि टोटल 747 लेपर्ड्स की डेथ हुई है 2015 से 19 के बीच में। 596 जो डायरेक्टली इलीगल वाइल्ड लाइफ के ट्रेड से लिंक्ड हैं और बाकी जो पोचिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पोचिंग यानी कि शिकार के जो इंसिडेंट्स थे वो रिपोर्ट किए गए थे उत्तराखंड और महाराष्ट्र से। सभी डायरेक्टिव्स जो कि इलीगल ट्रेड के होते हैं उसमें स्किन जो है ये मोस्ट डिमांड पे रहता है। 69% जो भी सीजर्स होते हैं उसमें स्किन के लिए उनको सीज़ किया जाता है, और जो बाकी जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि क्लॉज हो गए, उनके जो पंजे होते हैं, टीथ होते हैं, बोन्स, इन सब की ट्रेडिंग भी की जाती है। बैकग्राउंड की जो बात करें, इससे पहले जो लास्ट फॉर्मल सेंसस हुआ था इंडिया में लेपर्ड्स के लिए वो 2014 में हुआ था, जहाँ पर एस्टिमेट किया गया था जो पॉपुलेशन है वो 12,000 से लेकर 14,000 तक की है। जो रिज़ल्ट है रिसेंट सेंसस के लेपर्ड्स के, ये इसकी प्रॉपर डिटेल जो है बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। कंक्लूजन क्या है? जो प्लाइट ऑफ लेपर्ड्स इन इलीगल ट्रेड हाईलाइट हुई है टाइम से टाइम तक, बहुत समय तक, कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और स्टडीज़ के तहत बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट एक्शंस जो भी कंट्री में हुए थे। हाउएवर इसने किसी भी तरीके से वाइल्ड लाइफ स्मगलर को रोक नहीं पाए हैं और उनको बहुत सारा हाई प्रॉफिट्स मिलता है, बहुत लो रिस्क ऑफ डिटेक्शन है वहाँ पर इन सारी स्पीशीज़ के लिए।
इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ एम्फोसिस किया जाना चाहिए, कुछ फोकस किया जाना चाहिए किस तरीके से हम लोग लेपर्ड्स को कंजर्व करेंगे। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ये एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली काम करता है वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेडिंग के ऊपर और प्लांट्स की ट्रेडिंग के ऊपर, दोनों ही बायोडाइवर्सिटी में भी और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 1976 में इसको फाउंड किया गया था एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और जो IUCN है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। लेपर्ड को लेकर कुछ फैक्ट्स हमारे, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा पार्डस फुस्का। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, अपेंडिक्स 1 साइट्स के में, और IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल हैं। 9 सब स्पीशीज़ होती है लेपर्ड की जो अभी तक रिकॉग्नाइज की गई हैं और पूरे अफ्रीका और एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि जावान लेपर्ड, अरेबियन लेपर्ड, इंडो चाइनीज़ लेपर्ड, श्रीलंकन लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड, पर्शियन लेपर्ड, नॉर्थ चाइना लेपर्ड और अफ्रीकन लेपर्ड, अमूर लेपर्ड। ये 9 सब स्पीशीज़ हैं लेपर्ड की। IUCN स्टेटस हो गया, साइट्स बताता हूँ, सब स्पीशीज़ हो गया, वेरियस शेड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा। टाइगर सेंसस कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है। IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरीज इस पे बात करते हैं। ट्रैफिक हो चुका है। सबसे पहले देखते हैं साइट्स क्या है। साइट्स की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा और फोना बोलो, फोना एंड फ्लोरा। फ्लोरा मतलब फ्लावर से ऐड कर लिया करो, प्लांट्स की बात की जा रही है, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स की बात। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन का भी नाम दिया गया है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसका काम होता है एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। ये एक रिजल्ट था जिसको ड्राफ्ट किया गया था, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1963 में। IUCN के मेंबर्स की मीटिंग हुई थी वहाँ पर। कन्वेंशन को ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए 1973 में, और तब से साइट एनफोर्स में आया था 1975 के अंदर। बेसिकली इसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है ना सभी वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट के स्पेसिमेंट्स की, उसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस में कि उस तरह की कोई भी ट्रेड उनकी स्पीशीज़ के सर्वाइवल को इम्पैक्ट ना करे। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं कि जो भी वेरिंग डिग्रीज होती हैं प्रोटेक्शन की, मोर देन 35,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की थी, उनके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा गैट है, जनरल एग्रीमेंट है ट्रेड और टैरिफ्स का, वो वॉयलेट ना हो। जो सेक्रेटेरिएट ऑफ गैट था, इससे कंसल्टेशन लिया गया था पूरे के पूरे ड्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर। गैट का काम क्या होता है कि ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर रेगुलेट करना, उनको ध्यान करना पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई भी बैरियर्स वगैरह ना आ रहे हो ट्रेड के अंदर एंड एवरीथिंग। इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंदर 6 शेड्यूल्स हैं। क्या होते हैं शेड्यूल्स? अगर कोई भी कैटेगरी जो है वो किसी शेड्यूल के अंदर प्लेस होती है तो उसका क्या मतलब होता है? अगर शेड्यूल 1 के अंदर प्लेस्ड है तो मतलब ये शेड्यूल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कवर करता है। इन स्पीशीज़ को बहुत रिग्रेस प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और किसी भी तरह का अगर आप इनको पोचिंग करते हो और इनको कैप्चर करते हो, सीजर करते हो, तो आपके ऊपर हार्शेस्ट पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। स्पीशीज़ इस शेड्यूल के अंदर जो होती है उनकी हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है थ्रू आउट द इंडिया, एक्सेप्ट अगर वो ह्यूमन लाइफ को कोई थ्रेट है तभी आप उनको हंट कर सकते हो। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है सभी स्पीशीज़ को इस लिस्ट के अंदर। प्लस में इस लिस्ट के अंदर जो भी स्पीशीज़ होती है उनका ट्रेड जो होता है बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। एग्जाम्पल कौन से आते हैं शेड्यूल 1 के अंदर? टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बेयर, ब्रो एंटलर डियर, ब्लू व्हेल, कॉमन डॉल्फिन, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल्स, इंडियन गेजल एट्सेट्रा। शेड्यूल 2 के अंदर जो एनिमल्स आते हैं इनको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, इनका ट्रेड भी प्रोहिबिटेड होता है। इनको आप तब तक हंट नहीं कर सकते जब तक आपकी ह्यूमन लाइफ को कोई डेंजर ना हो। एग्जांपल कोहिनूर एक इंसेक्ट होता है, आसामीज़ मक्केऊ, बंगाल हनुमान लंगूर, लार्ज इंडियन सिवेट, इंडियन फोक्स, लार्जर कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल, कश्मीरी फोक्स एट्सेट्रा। शेड्यूल 3 और 4 जो होते हैं इस लिस्ट के अंदर वो स्पीशीज़ होती हैं जो एंडेंजर्ड नहीं हैं, ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो किसी भी तरह की वॉयलेशन होती है वो लेस, यानी कि आपने अगर इसके किसी भी तरह की वॉयलेशन की तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो कंपैरेटिवली शेड्यूल 1 और 2 से कम लगती हैगी। कौन से एनिमल्स और वो आते हैं इसके अंदर शेड्यूल 3 और 4 में? हाइना हो गया, हिमालयन रैट हो गया, पोर्क्यूपाइन हो गया, फ्लाइंग फोक्स, मालाबार ट्री, टोड एट्सेट्रा। शेड्यूल 5 जो होता है उसमें वो एनिमल्स होते हैं जिनको आप हंट कर सकते हो। एग्जांपल माइस, रैट, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स एट्सेट्रा। शेड्यूल 6 वो होती है, इसके अंदर प्लांट्स होते हैं जिनको कल्टीवेशन फॉरबिड होता है। एग्जांपल पिचर प्लांट, ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुथ एट्सेट्रा।
देन हम बात करते हैं IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरीज़ की। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर 9 कैटेगरीज़ होती हैं। बेसिकली इनको क्यों किया जाता है कि इन सब से ना ईजी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडिविजुअल के लिए, गवर्नमेंट के लिए एसेस कर पाना कि उस पर्टिकुलर एनिमल की, उस पर्टिकुलर फ्लोरा या फोना की एग्जिस्टेंस क्या है अभी, ठीक है ना, उसका स्टेटस क्या चल रहा है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट। इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो लास्ट इंडिविजुअल है वो डेड हो चुका है और किसी भी सर्वे के अंदर बहुत टाइम से उसको लॉग नहीं किया गया, उसको मेंशन नहीं किया गया। सेकंड आता है हमारा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक कैटेगरी होती है जहाँ पर वो स्पीशीज़ होती है जिनके मेंबर सर्वाइव करते हैं किसी कैप्टिविटी के अंदर, यानी कि उनको आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया तब वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ में वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। थर्ड आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक कैटेगरी होती है उन स्पीशीज़ की जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर होती हैं, पिछले 10 सालों के अंदर उनकी पॉपुलेशन 80 से 90% डिक्लाइन कर चुकी होती है और करंटली उनका जो पॉपुलेशन साइज है वो सिर्फ 50 के आसपास ही होता है। फोर्थ में आता है एंडेंजर्ड। ये वो स्पीशीज़ होती हैं जिनको बहुत हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का और इनकी जो पॉपुलेशन है पिछले 10 सालों के अंदर या फिर 3 जनरेशन्स के अंदर 50 से 70% तक डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, फिनिश हो चुकी होती है। करंटली इनमें लेस देन 250 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे होते हैं। देन कम्स वल्नरेबल। वल्नरेबल भी वो होते हैं जिनका हाई रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का। इनकी जो स्पीशीज़ होती है पिछले 10 सालों में या 3 जनरेशन्स के अंदर 30 से 50% एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है और करंटली इनके 1000 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे होते हैं। सिक्स्थ होती है नियर थ्रेटन्ड। ये उन स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई होता है जो फ्यूचर में थ्रेटन हो सकती हैं। एक होता है लीस्ट कंसर्न। ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो अबंडेंट में अवेलेबल होती हैं और डेटा डेफिशिएंट वो स्पीशीज़ होती है जिनके रिगार्डिंग इनफ डेटा अवेलेबल नहीं होता। एक होता है नॉट इवैल्यूएटेड। ये वो कैटेगरीज होती हैं जिसमें अराउंड नियरली 1.9 बिलियन स्पीशीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है साइंस के द्वारा, लेकिन इनको IUCN ने अभी तक एसेस नहीं किया है। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं। ओके, थैंक यू।